हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स में। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर से ये जो टॉपिक है, हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन कभी 1 मार्क में, कभी 3 मार्क में, कभी 4 मार्क में और कभी कभी तो 6 मार्क्स में भी आ जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक कभी कभी आपके तोते भी उड़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया था जब भी मैंने चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑफ 2 टाइप, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। वहां पर मैंने आपको 2 फोर्सेस ही बताए थे, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। अगर आपको यहां पर ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इस चैप्टर की सबसे पहले वीडियो को जरूर देखें। तो उस चैप्टर से, उस वीडियो से आपको इस चैप्टर का एक जनरल सिनॉप्सिस पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस है क्या। स्पेसिफिक फोर्सेस जहां पर हमने कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स की बात की थी, वहीं जनरल फोर्सेस में यानी जनरल एनवायरनमेंट में हमने स्पेल्ट की बात की थी। और आज हम इसी जनरल एनवायरनमेंट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। इसे जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और इसे मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बोर्ड आपके साथ कोई टैक्टिक प्ले कर दे, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन मैक्रो एनवायरनमेंट एंड इट्स एलिमेंट। तो अगर मैक्रो एनवायरनमेंट की बात आ जाए, तो मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स यही है: सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। इसको मैंने की से बनाया, तो आप इसे याद रखिए SPELT। आप इसे स्पेल्ट से याद रखिए। तो व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट? तो सबसे पहले यही बात हो जाए कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। मैंने बताया था माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। What is micro environment? Micro environment refers to all those factors that affects the business directly, like consumer, competitor, supplier, investors. Whereas macro environment refers to all those factors that affects the business indirectly. तो ये जो factors हैं, जो macro environment का component है, ये हमारे business को indirectly affect करते हैं। इसे general environment भी बोला जाता है। तो ये तो रही बात कि वो micro environment की अगर definition आपसे पूछ लें, तो micro environment का मतलब वो सारे factors जो business को indirectly affect करते हैं, and they are social, political, eco, legal और technological। अब इनको अगर इससे हट के बात की जाए, तो इसको और क्या कहा जा सकता है? They may ask you explain the different dimensions of business environment। अगर ऐसे नहीं पूछा तो explain the different components of business environment। अगर ऐसे नहीं पूछा तो explain the factors of business environment। कैसे भी पूछ लें, आंसर एक ही है। तो नजर भर के इसको देख लो और अगर हो सके तो इसको पेन डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो चलिए हम सबसे पहला डायमेंशन डिस्कस करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। Social environment refers to all those characteristics of the society in which business exists। यानी सोसाइटी की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है। हम जानते हैं कि बिजनेस आइसोलेट होकर नहीं हो सकता है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और जब बिजनेस एक सोसाइटी का पार्ट है, तो बिजनेस को सोसाइटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के एथिक्स को, सोसाइटी के एथिक्स को और सोसाइटी की नॉर्म्स को फॉलो करना ही करना है। सोशल एनवायरनमेंट बिजनेस को सोसाइटी के टेस्ट, सोसाइटी की प्रेफरेंस एंड द काइंड ऑफ गुड्स दे आर प्रेफरिंग पता चलता है। यानी सोशल एनवायरनमेंट की अगर स्कैनिंग अगर बिजनेसमैन करता है, तो ही मे गेट टू नो कि सोसाइटी कौन से प्रोडक्ट को अप्रोच करती है, कौन से प्रोडक्ट को पसंद करती है, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, और एज पर देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। और सोशल एनवायरनमेंट में सिर्फ यहां पर टेस्ट और प्रेफरेंस की बात नहीं आती। सोशल एनवायरनमेंट में सोसाइटी का एजुकेशन लेवल, डेथ रेट, बर्थ रेट। अगर आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख रखा है, तो बेटा ये एलिमेंट्स हैं, बहुत जरूरी चीज है। तो सोशल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये सोसाइटी के वो एलिमेंट्स हैं, सोशल एनवायरनमेंट के वो एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर का एटीट्यूड किसी प्रोडक्ट की तरफ कैसा है। इसलिए तो मैंने कहा कि सोशल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग इसलिए जरूरी है, क्योंकि आफ्टर स्कैनिंग द सोशल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है, एंड एज पर देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस दे कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट।
यहाँ बात आती है डेथ रेट, बर्थ रेट और लिटरेसी रेट। ये सारे रेट भी बिजनेस को अफेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि अगर किसी कंट्री का डेथ रेट ज्यादा है तो उस कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड या प्रोडक्ट की डिमांड या फिर डिमांड की बात करें तो बहुत कम होगी। और वहीं अगर लिटरेसी रेट की बात करें, अगर लिटरेसी रेट हाई है तो हाई लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़े से न्यूएंसेस क्रिएट करता है। क्योंकि अगर लिटरेसी रेट हाई होगा दैट मींस पढ़े लिखे लोग अगर ज्यादा होंगे तो उनको अपने राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, तो वहां पर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो दे आर लिटरेट, दे आर नॉलेजेबल एंड दे आर एजुकेटेड। वही बात करते हैं कंजम्पशन हैबिट ऑफ द पीपल, कि लोगों की कंजम्पशन हैबिट कैसी है। अगर लोगों की कंजम्पशन हैबिट यानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की कंजम्पशन हैबिट ज्यादा है तो बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर आप अपने आप को, अगर मैं एक बिजनेसमैन मान लूं और मैं अगर सोसाइटी में अगर मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूं और उस सोसाइटी में कंजम्पशन ज्यादा है तो बेसिकली मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी, विच इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। नेक्स्ट में बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली मींस एक परिवार में कितने लोग हैं। तो हम जानते हैं अगर ज्यादा लोग किसी अगर एक फैमिली में होते हैं तो उस फैमिली की डिमांड भी ज्यादा होती है एंड हाई डिमांड इज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। The reservation for women and minorities, आप देख रहे हैं आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन और हर कंपनी अपनी जॉब्स का एक प्रोपोर्शन वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए जरूर रखती है। Why they are doing so? Because it is one of the ethics of the society. Because society prefers the equality between man and woman. तो रिजर्वेशन अगर आपके सामने ये चीजें, ये एलिमेंट बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट के बेसिस पर आपके सामने केस स्टडीज बन सकती है। तो उस केस स्टडी में आपको सिर्फ यही एलिमेंट को पकड़ना है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट किस डायमेंशन का है। तो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे पार्ट हैं आपके सोशल एनवायरमेंट। तो सोशल एनवायरमेंट को हमने डिस्कस किया, उसके एलिमेंट को समझा। अब हम बात करते हैं पी। आपको ऐसे याद रखना है, स्पेल्ड SPELT। तो सोशल डिस्कस हो चुका है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट यानी कोई भी एक बिजनेस मैन या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंट्री, किसी स्टेट में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी, वहां के पॉलिटिकल एनवायरमेंट यानी जो पार्टी पावर में है उसका बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, वो बिजनेस को जरूर इन्फ्लुएंस करती है। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट और एक स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। जैसे कभी हाल ही में हम हालात देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर के, तो जम्मू और कश्मीर के हालात अब इस तरीके के हैं, वहां के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो ऐसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में कोई भी फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टर या अपने आप को ले लीजिए, क्या आप किसी नए प्रोजेक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के किसी नए प्रोजेक्ट में क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए इंक्लाइन है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या वहां जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल है। वहां की जो गवर्नमेंट क्या है वो इनस्टेबल है। तो इनस्टेबल गवर्नमेंट कभी भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं कर पाती। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस हाउसेस। अब जाहिर सी बात है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अब मोदी जी की सरकार में जैसा थी मोदी जी चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो देश निकाला है। वो साफ सीधी बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में ये चीजें आती है कि प्रेजेंट पार्टी कौन सी है और उस पार्टी की आइडियोलॉजीज क्या है। जैसे कि हम जानते हैं बिहार, गुजरात और इंडिया के कई ऐसे स्टेट है जहां पर लिक्वर कहीं ना कहीं बैन है। अगर हम बेसिक जो करंट मुद्दा है जो बीफ का देख लें तो यूपी में बीफ कहीं कहीं जगह पर बैन किया गया, आसाम में वो चालू है। तो आइडियोलॉजी क्या है यानी एटीट्यूड क्या है, मानसिकता क्या है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज और गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस को अफेक्ट जरूर करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1977 जो कोको कोला यानी फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ क्या हुआ। 1977 में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में थी और 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई यानी पावर में आई तो उन्होंने फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली सारी कंपनीज को नोटिफाई किया दैट दे हैव टू गो बैक टू देयर नेटिव कंट्रीज। यानी 1977 में जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज थी उनको गवर्नमेंट ने ये चेतावनी दे दी थी कि उन्हें वापस जाकर अपने ही बिजनेस में उस बिजनेस को ऑपरेट करना होगा। तो 1977 में बीजेपी गवर्नमेंट थी और उसका एटीट्यूड कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी अदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर कैसा था। और आज 2019 बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है तो क्या आप देख रहे हैं क्या कोक नहीं बिक रही है, क्या स्प्राइट नहीं बिक रही है, कि थम्स अप नहीं बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है। तो 1977 में बीजेपी का जो एटीट्यूड
इन सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ कैसा था और 2019 में कैसा है। तो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज और उनका एटीट्यूड बिजनेस को मैटर जरूर करता है, और खासकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती है किसी भी कंट्री की, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो दूसरी कंपनीज, दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए एल्योर होते हैं। तो ये है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हम ये इसके एलिमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज और है कि पीस इन द कंट्री, कि कंट्री में पीस की अगर बात की जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीईए, सीएबी, एनपीआर और एनआरसी पर कितना बवाल और कितने राइट्स आज के पिछले कई दिनों से हुए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे इस माहौल में कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोचेगा, या कोई भी इंडियन इन्वेस्टर किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की सोचेगा, भी दिल्ली हो चाहे अलीगढ़ हो चाहे कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर काइंड ऑफ कैओस है, जहां पर इतने राइट्स हो रहे हैं। तो अगर कंट्री में पीस नहीं है तो कोई भी बिजनेसमैन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा कोई भी नई चीज शुरू करने के लिए। तो पीस इन द कंट्री, आइडियोलॉजीज ऑफ द गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करते हैं, एंड दे टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। बट ये अगर कुछ चीजें नहीं होगी, लाइक पीस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, देन दे आर नॉट गोइंग टू इंक्लाइन टू डू सच अ बिजनेस जहां पर उनको उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन ना मिले। तो यहां तो हमने सोशल और पॉलिटिकल की बात की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी पैसे से रिलेटेड कुछ भी अगर चीजें आती हैं तो वो आपकी आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेकिन इतनी सी बात इस चीज को खत्म नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज मॉनेटरी चेंजेस, ऑल दोज इकोनॉमिक चेंजेस दैट अफेक्ट्स द बिजनेस। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है, कैसे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, तो हम ये क्यों भूल रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, क्योंकि बिजनेस खुद एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, यानी बिजनेस का खुद का मोटिव पैसा कमाना है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस ऑल दोस चेंजेस दैट आर रिलेटेड टू मनी, एंड बिजनेस खुद भी एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। तो बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से बहुत करीब का नाता है, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कोई भी चेंजेस बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लाइक हम बात कर ले डिमोनेटाइजेशन, बिजनेस को अफेक्ट किया, सारे बिजनेस ठप हो गए। एक तरीके से हमारी कंट्री की जीडीपी, कंट्री की ग्रोथ बहुत पीछे आ चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो आपने अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ये इनफॉर्मल जो छोटे सेक्टर थे, ये कंपनी की कंपनीज खत्म हो गई। चाहे हम बात कर लें, हम जेट एयरवेज की बात कर लें, बीएसएनएल की बात करें, या ऐसी बहुत सी कंपनी जो कि लाइमलाइट में नहीं आई। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी की मारी हुई, इन्फ्लेशन, महंगाई एक इकोनॉमिक टर्म है। अब महंगाई होती है तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, जब प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं डिमांड भी कम हो जाती है उनकी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकम लेवल ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीजें, इनकम लेवल ऑफ द पीपल, बैंक रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज, सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एलिमेंट बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर हम बात कर लेंगे बैंक रेट, अगर कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट का रेट यानी लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसका इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज बढ़ा दे, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप ही मान लीजिए कि कल को आपको कार परचेज करनी है, लेकिन कार के लिए जो लोन आप ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट आपको बहुत हैवी पे करना है, तो क्या आप कार के लिए लोन लेंगे? नहीं, आप सब्र करके बैठ जाएंगे। क्यों? आप इंतजार करेंगे उस इंटरेस्ट के नीचे आने का। लेकिन आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो कंपनी जो कार का प्रोडक्शन कर रही है, क्या वो कभी भी चाहेगी कि बैंक रेट यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़े? क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, कार के लिए लोन नहीं लिया जाएगा और कार की सेल नहीं होगी। तो वो ना बैंक रेट का डायरेक्टली बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। बैंक रेट हो, इन्फ्लेशन हो, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, ये बहुत सारे एलिमेंट है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिन्होंने बिजनेस को बहुत ड्रास्टिकली, बहुत गहरा असर इन्होंने बिजनेस पर छोड़ा। तो यहां हमने बात कर ली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और उसके एलिमेंट के बारे में कि सारे इकोनॉमिक चेंजेस, सारे मॉनेटरी चेंजेस जो होते हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ही कंपोनेंट है। देन हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट refers to the administrative order, refers to the court judgment and refers to the order passed by the central or state government। अब लीगल एनवायरनमेंट यानी सारे लॉज की अगर हम बात कर लें, जैसे कि आप देखिए कि 10 साल पहले की अगर हम बात करें, 10 साल पहले जो राष्ट्रीय टोबैको जितने भी होते थे, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कभी भी अपने पैकेट्स पर ये स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे बापू है ना,
तो ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी वार्निंग क्या आपने देखा 10 साल पहले किसी भी टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने उस पैकेट पर लिखती थी? नहीं लिखती थी। क्यों? एट दैट टाइम वो कोई एक ऑर्डर नहीं था, वो कोई एक जजमेंट नहीं था, वो कोई एक कंपल्शन नहीं था। लेकिन एट द पासेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये एक रूल बनाया कि फॉर एवरी कंपनी, फॉर एवरी टोबैको कंपनी, एंड नॉट ओनली फॉर द टोबैको कंपनी, इवन एवरी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू इम्प्रिंट अ स्टैट्यूटरी वार्निंग ओवर देयर पैकेट, अदर देन इफ दे आर नॉट डूइंग सो दे विल बी कंसीडर्ड एज इलीगल एंड इनवैलिड। तो लीगल एनवायरमेंट यानी कोर्ट जजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और हर बिजनेसमैन को अगर बिजनेस करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इफ यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस इन अ कंट्री देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, और इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ इनवैलिड एंड यू विल बी कंसीडर्ड एज अ इलीगल बिजनेसमैन। तो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 2000। तो वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 2000 के तहत हर वेजिटेरियन गुड्स, हर वेजिटेरियन प्रोडक्ट पर ग्रीन डॉट होना चाहिए और हर नॉन वेजिटेरियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर रेड डॉट होना चाहिए। ये क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग मेड एज पर द लॉ। Like child labor is completely banned. How child labor is completely banned? Because it is being notified by the Supreme Court of India. एडवर्टीजमेंट नहीं होता है अल्कोहल का। क्यों नहीं होता है? शराब बिकती तो है लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए बिकॉज इट इज द रूल मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो if you want to run a business in a smooth manner, then you have to follow the rules and regulation. You have to abide the rules and regulation of a particular country. तो यहां हमने बात की लीगल एनवायरमेंट, फिर हम लास्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। Technological environment refers to the scientific improvement and new innovative method and new ways of production. जैसे कि आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी बदल गए। जैसे कि पहले के जमाने में लेबर से सारा काम करवाया जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज अ लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन कंट्री, जहां पर हम लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करते थे गुड्स के प्रोडक्शन का। बट नाउ एज वी एंटर इनटू मॉडर्नाइजेशन एंड एज द टेक्नोलॉजी टर्न्ड अप एंड एज वी अपग्रेडेड एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, नाउ वी आर यूजिंग काइंड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और हम लेबर की जगह मशीनरी से काम कराते हैं, और जहां पर हमारी कॉस्ट भी बचती है और आउटपुट भी ज्यादा निकलता है। जैसे कि आज आपको रेलवे टिकट बुक कराने के लिए, एयरलाइन टिकट बुक कराने के लिए, एयरवे टिकट बुक कराने के लिए आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आपको आज मार्केट में अपने गुड्स को खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एक Amazon, मिंत्रा और स्नैपडील से खोलकर आप गुड्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी कनेक्टिविटी, आज हम और आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, and to just give a competition to other companies, every businessman or every company has to upgrade himself as far as the technology is concerned. अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को बदलना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए हर टेलीकॉम कंपनी कितना टफ कंपटीशन दे रही है एक दूसरे को, और एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी इनोवेट कर रही है। क्यों? बिकॉज बाय डूइंग सो ओनली देन दे कैन गिव द कॉम्पिटिटिव एज टू अदर कंपनीज। तो टेक्नोलॉजी के एनवायरमेंट एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इफ एनी बिजनेसमैन इज नॉट अपग्रेडिंग हिमसेल्फ एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, ही विल बी लैगिंग बिहाइंड। तो ये हमने बात की आज हमारे डायमेंशन कह लो, कंपोनेंट्स कह लो, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जहां हमने सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिकल फैक्टर, लीगल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और उनके एलिमेंट्स का इंपैक्ट बिजनेस पर देखा और समझा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जल्दीबाजी में मैं सिलेबस को औरों की तरह खत्म नहीं करूंगा कि हाँ मैं 20 डेज का चैलेंज लेके आऊं, एक महीने में इसको खत्म कर दूं, बिल्कुल नहीं। बहुत जल्दी हम इस सिलेबस को खत्म करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे, और अगर समझेंगे तो समझा पाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, कोई इजी टू मेड नहीं। यहाँ क्या 2 मिनट मैगी नहीं बनेगी कि 2 मिनट में आपको समझा और आप वहां पर लिखकर आ जाएंगे। हाँ, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है, क्योंकि मैं बीएसटी में पीएचडी नहीं करनी, मैं बीएसटी में बस 90+ स्कोर करना है, 95+ स्कोर करना है, और वो हम करके रहेंगे। तो बस आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है,
और जो भी आपके डाउट्स हो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे बारे में, उस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को और सजेशन को प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कॉमर्स मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स मीडिया के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।